आज का जो हमारा टॉपिक है वह संविधान टॉपिक विषय पर आधारित है, जिससे संविधान से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, रेगुलेटिंग नियम एक्ट 1973, भारत शासन अधिनियम 1935 या चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वह 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी, और इसके लिए जो एक्ट अधिनियम था वह था भारत सरकार अधिनियम 1935। और संघीय न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जाए, इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर मॉरिस ग्वायर। जो इनके जो पहले न्यायाधीश मुख्य थे उनका नाम था सर मॉरिस ग्वायर। और रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 जो था उसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में की गई थी। और 1833 के एक्ट की बात करें तो 1833 के एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा को शुरू करने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन है सर्वदलीय सम्मेलन 1946, कांग्रेस पार्टी 1942, मुस्लिम लीग 1938 या स्वराज पार्टी 1924। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1924। 1924 में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया गया, और इस प्रस्ताव में कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने वाला यह पहला अवसर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। दूसरा है कि प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया। तीसरा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और चौथा है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। जो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी, क्योंकि यह कथन जो है वो सत्य नहीं है कि प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इस दिन जो है वो प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसे प्रस्तुत किया था, और प्रस्तावना को जो संविधान सभा ने स्वीकार किया था वो तारीख है 22 जनवरी 1947। इस दिन जो है वो संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था। इसलिए पहला जो कथन है बी ऑप्शन ये गलत है, और बाकी जो अन्य हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई? जनवरी 1950 में, नवंबर 1949 में, अप्रैल 1950 में, या अप्रैल 1952 में, या अगस्त 1947 में? इसका सही जो आंसर है वो आपका सही आंसर है अप्रैल 1952। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा को हुई स्वतंत्र भारत की पहली विधायिका का रूप दे दिया गया। इसका मतलब ये है कि संविधान सभा अब संसद का भी कार्य करने लगी थी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के तौर पे होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? या ए आर दोनों सत्य हैं, आर का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका सही जो आंसर है ए आर जो हैं वो दोनों सत्य हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते।
अगला प्रश्न है, भारत की समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से किया गया है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर फ्रांस की क्रांति से? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। और अमेरिका के फ्रांस की क्रांति से प्रस्तावना में सम्मिलित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है। अगर बात की जाए कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है का आदर्श कहाँ से लिया गया है, तो वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के निर्माण में राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जो क्रम जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और नागालैंड। तो इसका जो सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा, गुजरात का जो गठन हुआ था वो 1960 में हुआ था, जिसमें बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बने थे। 1963 में नागालैंड बना था। नागा पहाड़ियों, असम के बाहरी क्षेत्रों को, जिसमें त्वेंसांग क्षेत्र भी आता था, उसको मिलाकर ये 16वां राज्य बना। जबकि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में लाया गया था, तब भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल था। गुजरात 15वां राज्य था और नागालैंड 16वां राज्य था। 1966 में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया था, भारत के 17वें राज्य के रूप में, पंजाब से अलग करके। तो इसका सही जो क्रम होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन। सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, नागालैंड 1963 और हरियाणा 1966 में इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सही से सुमेलित करना है कि सूची 1 में प्रावधान है, सूची 2 में अनुच्छेद है कि भारत में पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जित को जैसे हैं उनको सुमेलित करना है। तो पहले इसका सही जो ऑप्शन है वो है जैसे कि पाकिस्तान से भारत में प्रवर्जित, मतलब पाकिस्तान से भारत को आने वाले नागरिकों के अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं। नागरिक अधिकारों का नियमन जो है, नागरिक अधिकारों का नियमन जो है, नागरिक अधिकारों का नियमन जो है वो 11 में दिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार, भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 8 में दिए गए हैं और नागरिक अधिकारों की निरंतरता जो है वो अनुच्छेद 10 में दी गई है। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो आपका 1 है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अमेरिका के संविधान से। बी ऑप्शन, अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगर अमेरिका से संविधान की बात की जाए तो यहाँ से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीश का पद से हटाया जाना और उपराष्ट्रपति का पद जो है वो यूएसए से लिए गए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में सम्मिलित है विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली शपथ, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, सी है भत्तों एवं विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान और चौथा है केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 4थी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो अनुसूची 4 में दिया गया है।
अनुसूची जो विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है वह अनुसूची 3 में दी गई है और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो 5वीं अनुसूची में दी गई है, 5वीं अनुसूची में दी गई है। और भत्तों और विशेषाधिकार जो विशेषाधिकार प्रावधान जो हैं वो आपके अनुसूची 2 में दी गई है। इसलिए सही आंसर जो है वो डी है। अगला प्रश्न है, वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? 15-16-1920, 14-15-1929, 16-19-20-22, 15-16-19-29 और 30। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं, वह है अनुच्छेद 15 में है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। 16 में है नियोजन के अवसर पर की समानता। 19 है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण और निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता। 29 और 30 जो कहते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है उन्हें बनाए रखने का अधिकार है, वो केवल भारतीयों को ही मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता के निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश बनाकर। कोर्स के अनुसार चयन करना है, 1 2 4, 2 और 4, 1 2 3 या चारों कथन सही हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 2 3। 1 2 3 इसका जो है वो सही आंसर है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 1A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 1B। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 19 1A। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, क्योंकि संविधान के प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको शामिल माना गया है। अनुच्छेद 20 जो है वह कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो है कहता है वो बताता है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और 19(1) जो है ये कहता है कि शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? पहला है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, तीसरा है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, और चौथा है न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। पोषण स्तर जो और जीवन स्तर को ऊंचा करना जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, जिसे 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, क्योंकि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो 4 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, वो 4 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। पहला जो था वो था 39 में है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर को सुनिश्चित करना। फिर जोड़ा गया था 39A था सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, और जोड़ा गया था 43A कहता था कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाना, और 48A जोड़ा गया था। 48A कहता है कि रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगल और वन्य जीवों को रक्षा, पर्यावरण कह सकते हैं, और वन्य जीवों की रक्षा के लिए कोई भी राज्य कदम उठा सकता है। तो ये 4 जो हैं वो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका है, और द्विसदनीय विधायिका है।
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, कि भारत में जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया? 8, 10, 12 या फिर 7? इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए, 8। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल 1976-77 के दौरान मूल कर्तव्यों और उनकी आवश्यकताओं के संबंध में सिफारिश देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग से पाठ होना चाहिए, और समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि मूल संविधान में कहा जाए तो मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सुमेलित है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अल्पसंख्यक का शिक्षा संस्थानों स्थापना और प्रशासनिक का अधिकार, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? जिसका सही जो आंसर है प्रश्न नंबर 17 कि कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है प्रश्न नंबर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी जो है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में ना होकर अनुच्छेद 21 का में है। ठीक है, जिसे 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 22 में ना होकर 32 में है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो 20 में ना होकर, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो 20 में ना होकर वो 21 में है। ठीक है, और दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है वो आपके 22 में है। सॉरी, अपराधों में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है वो 20 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा, और चौथा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है? 1 और 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4 या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 2। पहला और दूसरा जो है वो मूल कर्तव्य हैं, और बाकी जो 2 हैं, 3 और 4 जो हैं ये नीति निर्देशक तत्व हैं। मूल कर्तव्य जो हैं 51A में दिए गए हैं, और इसके लिए भाग जो है वो संविधान में 4 का है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? 333, 331, 332 या 341? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में विधानसभा में SC/ST का आरक्षण का प्रावधान है, जबकि 333 में विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के आरक्षण का प्रावधान था, जो वर्तमान में हटा दिया गया है। 331 में आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व था, जिसे भी हटा दिया गया। 341 में अनुसूचित जातियों की पहचान और उनका संरक्षण है, और 332 की बात करें तो 332 जो है वही है कि विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों का और जनजातियों का आरक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की योग्यता रखता हो। दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कथन और कारण के आधार पर चुनना इसे है। तो इसका सही है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी सदन की योग्यता रखता हो। तो जो पहला जो कथन है कि वो पूर्णतया गलत है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं दी गई हैं, जिसमें वह कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो,
और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो यहाँ किसी भी सदन की बात की गई है, इसलिए ये कथन गलत है और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह कहा गया है अनुच्छेद 89(1) में, 89(a) या 89(1) में। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा होता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर आयु निर्धारित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, वो आपकी है 25 वर्ष। सी ऑप्शन जो इसका सही है, क्योंकि 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत पद धारण करते हैं। 25, हाँ, क्योंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और व्यक्ति का संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे राज्यसभा का हो। और लोकसभा के सदस्य चुनने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है, इसलिए प्रधानमंत्री की भी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार जो कहता है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है? 3 माह, 6 माह, 4 माह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन की 6 माह का अंतर होता है, कि प्रत्येक सदन की, क्योंकि अनुच्छेद 85(1) कहता है कि प्रत्येक सदन में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला हैं? राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, कमला नेहरू या सरोजिनी नायडू? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, जबकि पद्मजा नायडू जो हैं वो पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के अनुसार में उनका कार्यकाल क्रम क्या है? प्रधानमंत्री जैसे वीपी सिंह का जो कार्यकाल है वो वीपी सिंह का कार्यकाल जो है वो 89 से 90 के बीच में रहा है। चंद्रशेखर का कार्यकाल जो है वो 90 से 91 रहा है, 90 से 91 रहा है। और एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल जो है वो 96 से 97 रहा है। और चरण सिंह का कार्यकाल जो है वो आपका 79 से 80 रहा है, 79 से 80 रहा है। तो इस प्रकार सही जो क्रम होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष, महान्यायवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है महान्यायवादी। अब सी ऑप्शन जो है इसका सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है या भारत का सरकार का प्रथम विधि अधिकारी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गईं? ABCD के 4 ऑप्शन है, तो कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? तो सही जो आंसर है यह है बी ऑप्शन, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी।
जब संविधान प्रारंभ लागू हुआ था तो केवल उस संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को राज्य की भाषा का दर्जा, मतलब एक जो भाषा है अनुसूची 8 उसमें जोड़ा गया। और 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। और 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भाषाओं में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुए? 1990, 91, 92 और 93। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1993 और यह लागू हुआ था 28 दिसंबर 1993। 28 दिसंबर 1993। जो और ख़ास बात है कि आयोग उन्हीं मामलों की जांच करता है जिन्हें घटे हुए 1 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं है, इनको हटाने का तरीका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, क्योंकि यह 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर धारण नहीं करते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के बारे में कौन सा असत्य है? इसे अध्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता होती है, इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। जो सी है, राज्यसभा को संशोधन या सिफारिश कर सकती है और लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसका सही जो आंसर है वह आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि धन विधेयक के बारे में धन विधेयक का अनुच्छेद 110 है और राज्यसभा जो है वो धन विधेयक में ना संशोधन कर सकती है और ना ही कोई सिफारिश कर सकती है। और धन विधेयक जो है वह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, और लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि यह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 105, 108, 100 या फिर 107? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 108 की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 452, 245, 250 या 545? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 250। राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 245 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम व केरल? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, क्योंकि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 11-11 सीटें हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, असम में 7 सीटें, झारखंड में 6 सीटें और केरल में 9 सीटें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिकार परीक्षा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्प्रेषण, मतलब बी ऑप्शन जो है इसका सही है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों का परीक्षण जो है उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिटे करती हैं। ठीक है, लेकिन उत्प्रेषण जो है ठीक है वो कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन के द्वारा लाई जा सकती है? लोकसभा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, राज्यसभा या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है? इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, या संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है?
प्रश्न नंबर 37, इसका सही जो आंसर है वह है संघ और राज्यों का संविधान है। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति निहित है? 320, 222, 226 या फिर 227, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि 320 जो है वो लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है और 222 जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र है और 227 जो है वो सभी न्यायालयों के अधीक्षण करने की जो न्यायालय की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सही से सुमेलित करना है। सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में उसके प्रावधान है कि अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 131। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 78 में जो है वो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो इसका सही 78 का जो है वो दूसरा है और 74 में है मंत्रिपरिषद। 74 में जो है मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं सलाह, तो बी का जो है वो चौथा है, 74 का चौथा। और 75 में दिया गया है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन। 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। अगला प्रश्न है भारत की संचित नीति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 266, 267, 215 या 192। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है 266। भारत की संचित नीति 266 में है। भारत की लोक लेखा नीति जो है वो 266 में है और भारत की आकस्मिक निधि है वो 267 में है, वो भारत की 267 में है। अगला प्रश्न है एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध किससे है? आर्थिक नियोजन से, करारोपण से, संवैधानिक विकास से या फिर पंचायती राज विकास से? जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, पंचायती राज विकास से। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन जो है वो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने किया था। अगला प्रश्न है नगरीय प्रणाली को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई? 73वें, 74वें, 76वें या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 74वें संवैधानिक संशोधन 1992। 1992 के द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके लिए संविधान में 9 का भाग जोड़ा गया और एक नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई, इसमें कुल मिला के 18 विषयों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि यह 62 वर्ष की आयु तक पद में बने रह सकते हैं, या मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं, या भारत की संचित नीति से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं और राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि यह मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं, क्योंकि यह अपना त्यागपत्र जो है मुख्य न्यायाधीश को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को भेजते हैं। यह अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को भेजते हैं। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामले के मंत्री को या भारत के प्रधानमंत्री को? भारत के प्रधानमंत्री को। इसका सही जो आंसर है वो आपका है लोक लेखा समिति जो है अपना प्रतिवेदन जो है वो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, ठीक है। और लोकलेखा समिति में लोकलेखा समिति में 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं और कुल मिला के कह सकते हैं 22 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन जो है वो लोकसभा स्पीकर को देती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 500, 450, 400 या 550। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वो है 500, क्योंकि अनुच्छेद 170
अनुच्छेद 170 कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में यह संख्या 30 तय की गई है और मिजोरम और नागालैंड के मामले में यह संख्या 40-40 है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? वह अनुच्छेद 352, 356, 360 या 355। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 352। ए ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग या फिर राजभाषा आयोग। जिसका जो सही जो आंसर है वो आपका है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो 2005 में हुई थी, केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। जबकि अनुसूचित जाति आयोग के लिए अनुच्छेद 338 है, वित्त आयोग के लिए 280 है और राजभाषा आयोग के लिए 344 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010, 2009, 2005 या 2012। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 2009। इस NIA की स्थापना 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई थी। यह देश की केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं और इसमें सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका जो सही है वो आपका है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। बाकी जो कथन है वो गलत है, क्योंकि इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य होते हैं, मतलब कि अध्यक्ष सहित जो हैं वो 6 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है। इनका कार्यकाल जो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष, या 3 वर्ष का कार्यकाल हो या उम्र 70 वर्ष हो जो पहले हो। और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं होते हैं, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए। आज का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ हुआ? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसका सही जो आंसर है वो आपका है राजस्थान। सी ऑप्शन इसका सही है। और राजस्थान पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इसका उद्घाटना जो हुई 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।